कदम टक चलूंगी टन 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 टन। चलो तो आज में क्या पढ़ना है? आज में क्या पढ़ना है? करंट अफेयर। ठीक है, तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर मैं आपको करा देता हूं, है ना। जितना करंट अफेयर मैं आपको करा दूंगा अगले 3 दिन में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली बेटा आपका 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा तो अगर लग जाएगा तो चौथा दिन भी लग सकता है, ठीक है ना। तो आपको इतना करंट आपको करके जाना है, ठीक है। जितना आपको कराऊंगा करंट आपका पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहली बात देखो, सबसे पहली चीजें, ठीक, एक ठीक है। आपका पे देखो, जो बेटा आपका हम करंट हम कर रहे हैं, जो हम करंट अफेयर कर रहे हैं, ये आपका लगभग 1 साल का रहेगा। कब का? लगभग 1 साल का, है ना। इस साल आपका जितना भी महत्वपूर्ण करंट हुआ है वो हम सारा इसमें कंप्लीट करेंगे, इसलिए 1 साल का आपका रहेगा ये, ठीक है। मतलब अभी आपका दिसंबर चल रहा है, लगभग जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का मैं आपको करंट कराने वाला हूं, ठीक है। बट आपको जो करंट रहेगा ये आपको देखो पे, ये आपको 5 भागों में आपको डिवाइड करूंगा मैं इसे। कितने भागों में? 5 भागों में इसके, ठीक है। 5 भागों में डिवाइड है और लगभग 4 क्लासों में इसे करने वाला हूं, ठीक है। 5 भागों में है ये, 4 क्लासों में या ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपके 5 भाग कौन कौन से होंगे इसके, इसे मैं 5 भागों में डिवाइड कर देता हूं। आपका जो करंट अफेयर है कितने भागों में? 5 भागों में। बस आपको लिख के चलना है। आप देखो यहाँ पे आपको एक बेहतरीन सिस्टम बना देता हूं मैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसका पहला जो आपका सेगमेंट रहेगा वो रहेगा आपका पे नेशनल करंट, यानी कि राष्ट्रीय करंट हम पढ़ेंगे। पहला कौन सा आपका पे? पहला आपका रहेगा राष्ट्रीय, पहला आपका रहेगा पे राष्ट्रीय करंट अफेयर हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा आपको जो करंट रहेगा आपका पे, वो आपका रहेगा अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय में हम अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा हम जो पढ़ेंगे, तीसरा ये हम पढ़ेंगे आर्थिक करंट अफेयर। आर्थिक, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ आपका पे जो भी आपका है, बजट बजट ये वो सो, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें आर्थिक करंट अफेयर, ठीक है। चौथा बेटा हम इसमें पढ़ेंगे आप खेल करंट अफेयर, खेलों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और पांचवा हम बेटा इसमें जो करंट करने वाले हैं 5वें नंबर पे, हम बेटा पे हम अन्य में यहां पर लिख देता हूं अन्य। इसमें फिलहाल आपका पे ये थोड़ा साइंस रहेगा, थोड़ा एनवायरमेंट रहेगा, ठीक है। ये आपका इसमें रहेगा, किसमें आपका पे? इसमें मैं आपका पे अन्य लिख देता हूं। अन्य में सर क्या रहेगा आपको देखा पे, इसमें आपका थोड़ा साइंस रहेगा, साइंस में कुछ हो रखा है या साइंस टेक में कुछ हो रखा है, ये आपका रहेगा इसमें, ठीक है। दूसरा इसमें आपका पे थोड़ा एनवायरमेंट रहेगा, अगर पे ईवीएम में कुछ चीजें अगर हो रखी हैं तो वो रहेंगी आपकी इसमें। और इसके बाद पे इसमें आपके कुछ रहेंगे फैक्ट, कुछ आपके इसमें आपके वन लाइनर टाइप के मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ रही है। अब बेटा आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, देखो एक इंडेक्स बनाता हूं यहां पे। राष्ट्रीय में आपको यहां पे क्या क्या कराने वाला हूं राष्ट्रीय करंट अफेयर में, ठीक है। भाई पहला देखो, पहला लिखो, पहला 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। पहला है आपका पे, इधर को आप चले जाना कोई दिक्कत नहीं है। 5 भाषाओं को, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। आज का हमारी पहली क्रम हमारी ये रहेगी बेटा, कौन सा आपका पे? 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का हमारा दर्जा मिला हुआ है, पहला मेरा ये रहेगा, ठीक है। दूसरा 13वां बंदरगाह,
ठीक है बेटा, पहले 12 पोर्ट हुआ करते थे। पहले बेटा आपके यहां पे 12 बंदरगाह थे। कितने बंदरगाह थे? पहले थे आपके 12 बंदरगाह। ठीक है, अब बेटा आपके जो बंदरगाह है इनकी संख्या कितनी हो गई आपकी? 13 आपकी इसमें बंदरगाह हो चुके हैं। ठीक है, लिखो 13वां बंदरगाह, बंदरगाह। ठीक है, तीसरी हमारी जिसमें खबर रहेगी 3rd नंबर पे। लिखो शहरी शासन सूचकांक। तीसरी बेटा हमारी जो खबर रहेगी शहरी शासन सूचकांक, शहरी शासन सूचकांक। चौथी खबर के रूप में लिखो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 हम देखेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। ठीक है, 2024 का हम ये देखेंगे, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। 5वें नंबर पे 23वां विधि आयोग आपका बना हुआ है, इसको देखेंगे हम। 23वां विधि आयोग। ठीक है, विधि आयोग आपका बना हुआ है, हम इसे देखेंगे। सर्वोच्च न्याय जो आपका न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, इसका बेटा अपना नया ध्वज और नया प्रतीक चिन्ह आया है, उसको हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज को हम देखेंगे। इसके अलावा ठीक है, हां, उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक हम देखेंगे। उत्तराखंड लिख लो, उत्तराखंड नाम लिख लो, उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। उत्तराखंड सकल क्या पे पर्यावरण उत्पाद सूचकांक देखिए हम। ठीक है, घबराने का नहीं है, 1 साल कर रहे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम देखेंगे, लिखो एसडीजी इंडियन इंडेक्स। एसडीजी से क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अबे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगला हम इसको हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पे समान नागरिक संहिता हम देखेंगे। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता को हम देखेंगे। इसके अलावा नागरिक संशोधन अधिनियम 2024 का हम देखेंगे। कौन सा आपका पे? नागरिक संशोधन अधिनियम बेटा कब का आपका? ये 2024 का, इसे हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा पे अगला में यहाँ पे सेला सुरंग के बारे में देखेंगे। सेला सुरंग जो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी थोड़ा बता चुका हूं। ठीक है, सुदर्शन सेतु के बारे में हम जानेंगे। सुदर्शन सेतु के बारे में। इसके अलावा ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में हम देखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा ठीक है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में देखेंगे हम। राम मंदिर के बारे में देखेंगे, प्राण प्रतिष्ठा। ज्यादा नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी बातें होंगी जो अपने एग्जाम्स में आ सकती हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी नहावा सेतु लिखो आप, सीधे लिखो आप, नहावा शेवा अटल सेतु हम देखेंगे। एक ब्रिज बना हुआ है, कौन सा आपका? नहावा शेवा, कौन सा? अटल सेतु। बेटा हम देखेंगे इसमें, नहावा सेवा अटल सेतु। इसके अलावा ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण बेटा हम देखेंगे। ये था वायु सर्वेक्षण, यह है ओवरऑल। यहां हम वायु की शुद्धता देखेंगे। यहां पे ये आपका स्वच्छता सर्वेक्षण को हम देखेंगे। सर्वेक्षण
स्वच्छता सर्वेक्षण, ठीक है बेटा। इसके अलावा सर क्या हम और भी कुछ देखने वाले हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा पे थोड़ा हम देखेंगे बे, चलो उसको हम खेल में ही देख लेंगे, है ना, ठीक है। तो हम इतनी बात हम यहां पे जानेंगे, किसमें, राष्ट्रीय करंट अफेयर में। इतनी बातें मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है, जिनमें से बेटा हम यहाँ पे इसको अब हम आज ही हम क्या कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आप फटाफट बेटा धुरंधर वाली स्पीड में पहले लिखो 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा, राष्ट्रीय करंट अफेयर का स्टार्ट करते सेशन, ठीक है भाई। कुल मिलाकर हमें कितने आइटम पढ़ने हैं, ये कितने हम पढ़नी है, 16 चीजें हमें पढ़नी है। जो मुख्य आपकी चीजें हैं 16 चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। अगर कुछ रह गया होगा तो अन्य में इधर हम यहाँ पे उसको डाल दूंगा मैं कहने पे, अगर कुछ बच गया होगा तो, ठीक है ना। वहां पे आपका बाकी अभी अंतरराष्ट्रीय में ये वो सो इधर सब जगह आपका आ जाएगा। राष्ट्रीय में आपका यहाँ पे इतना ही फिलहाल मुझे जो नजर आता है पिछले 1 साल के अंदर उत्तराखंड के बड़ा एग्जाम्स के हिसाब से हमें इतना करना चाहिए है। क्लियर हो गया है, इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अब आ जाओ, अब यहाँ पे पहला, ठीक है, पहला बेटा आपका पे नंबर 1 का आ जाओ। क्या लिखा आपका पे, 5 बेटा आपकी जो भाषाएं हैं, 5 भाषाओं को इन्हीं मिला पे शास्त्रीय भाषा का दर्जा लिखो। शास्त्रीय बेटा भाषा का दर्जा मिला है, का दर्जा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक दो बात समझते हैं बे, भाई हमारी जो 8वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची हमारे बे, बेटा 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं। बे लिख लो, आपकी जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाएं हैं। 8वीं आपकी जो अनुसूची है, लिख लो 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं आपके आप में, 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंदर लिख लो, इसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है, हो गया है। अब बेटा बे याद रखना बे, अगर हम शास्त्रीय भाषाओं की बेटा बात करते हैं, शास्त्रीय भाषाओं की, तो बेटा शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है, पहले ये थी आपकी 6 आपकी पहले थी ये, और 5 बेटा अभी अभी आपकी नई जुड़ गई हैं। तो कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई आपकी, अब 11 हो गई है। कुल शास्त्रीय भाषा कितनी बे, 11 हो गई है, ठीक है। देखो मतलब जो 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये सर कौन कौन सी हैं, 11 शास्त्रीय भाषा कौन कौन से आपका हैं, ठीक है। नंबर 1 बेटा सबसे पहले जिसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था शास्त्रीय भाषा का, वो थी आपकी तमिल, तमिल, ठीक है बेटा। पहले कौन सी आपके आप में, तमिल। इसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। दूसरी बेटा आपकी थी, दूसरी लिखो संस्कृत, इसे दिया गया 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा, ठीक है। तीसरा तेलुगु, चौथा कन्नड़, तीसरा लिखो तेलुगु, चौथा लिखो कन्नड़, कन्नड़, ठीक है। पांचवा लिखो मलयालम, 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 और छठा लिखो आप ओडिसी भाषा, छठा लिखो आप ओडिसी भाषा, ठीक है। मतलब ओडिसी भाषा, इसे हम क्या बोलेंगे, उड़िया भाषा, या जो भी आपका है, उड़िया लिख लो, उड़िया भाषा, ठीक है। कितने हो आपकी, ये 6 भाषाएं हैं। ये 6 जो है इन्हें दर्जा मिला था बेटा, कब आपका पे, पहला आपका 4 में, दूसरा आपका 2005 में, बाकी सब याद रखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। बस पहला याद रखना पे, पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी आपकी, तमिल थी। भाई आपका संस्कृत आपकी प्रमुख भाषा उत्तर भारत के अंदर मेन आपके बड़े यहाँ पे, इसीलिए हमें तमिल को भी, संस्कृत को बड़े याद रखना पे, इसे 2004 में आपका दर्जा मिला था, ठीक है। अब विनोद इसका भाई तेलुगु आपकी है, तेलुगु, कन्नड़ है, मलयालम है, और आपके यहाँ पे उड़िया भाषा है। अब 2000 बेटा आपका 24 में देखो, 2000 आपका कब आप 24 के अंदर यहां पे 5 भाषाओं को दर्जा मिला है, 5 भाषाओं में यहां पे आपका पे दर्जा मिला है। कब मिला आपका, जब भी 2024 के अंदर आपका पे 5 भाषाओं को दर्जा मिला। पहला मराठी, पाली, प्राकृत, मराठी, ठीक है, लिख लो मराठी, दूसरा पाली,
तीसरा प्राकृत, चौथा, तीन आपके गब्बे, चौथा असमिया और पांचवी बांग्ला। असमिया और बांग्ला, ये असम की भाषा असमिया, असमिया। अब आपकी यहां पे कौन सी, बांग्ला, बांग्ला, असमिया बेटा कौन सी आपका बे, बांग्ला भाषा। ठीक है भाई, तो भाई ये आपकी जो 5 भाषाएं हैं बेटा, इन 5 भाषाओं को हमको पक्का याद रखना है। 2024 में 5 नई जो शास्त्रीय बेटा भाषा का दर्जा मिला बे, किस किस में आपको बे, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला। ठीक है, इन बातों का आप ध्यान रख लेना। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, वेरी गुड। ठीक है, भाई मराठी ये महाराष्ट्र की भाषा आप जानते हैं। ठीक है, असमिया असम की है, और ये बांग्ला 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 कब आपका पश्चिम बंगाल की भाषा है। ठीक है, जो पाली और प्राकृत आपकी है ये बेटा थोड़ी बहुत मात्रा में। ठीक है, बिहार और यूपी की भाषा है ये। कहां चलती आपकी है, बिहार यूपी, आपका बे, ये आपका यूपी और बिहार, यहां आपकी चलती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। ठीक है बे, तो बेटा पहली हमने जो खबर पढ़ी है बेटा, पहली खबर हमने कौन सी पढ़ी बोलता बे, कौन सी हमने पढ़ी है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। कितनी भाषा को मिला आपका बे, 5 भाषाओं। कौन कौन सी 5 भाषा आपका बे, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला। और एक बेटा पहले 6 आपकी पहले से ही है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भाषा। क्लियर को, ठीक है। लिखो बेटा, अगली खबर की ओर चलते हैं। लिखो बेटा, भारत का 13वां पत्तनम, 13वां आपका बंदरगाह। थोड़ा बेटा जल्दी करेंगे इसको हम, है ना, तभी हमारा कंप्लीट हो पाएगा ये, वरना फिर हमारा सिलेबस नहीं बढ़ पाएगा आगे। दूसरी बेटा खबर की ओर चलते हैं। सेकंड खबर कौन सी आपका बे, भारत का, लिख लो, भारत का 13वां, ठीक है, महापत्तन। महापत्तन बेटा इसे कहेंगे, महापत्तन यानी कि पोर्ट। ठीक है, भाई पहले कितने पोर्ट थे आपके यहां, 12। ठीक है, तो पहले आपके 12 पोर्ट थे, अब आपके यहां पे 13 आपके ये पोर्ट हो चुके हैं, हो गया है। ठीक है बेटा, तो एक बात आप सिंपल आप जानते हैं कि बंदरगाह जो है ये समुद्र किनारे होते हैं। भाई समुद्र किनारे बंदरगाह होंगे, तो बेटा बंदरगाह कहां कहां है, देखो 13वां बंदरगाह मैं आपको पहले बता देता हूं। नंबर 1 आपका बे, जो आपका 13 बंदरगाह है, 13 बंदरगाह, नाम लिखो। ठीक है बेटा बे, इसके नाम लिखो गलाथिया। ठीक है, लिख लो, गलाथिया की खाड़ी बंदरगाह, इसका नाम है गलाथिया, गलाथिया की खाड़ी। की खाड़ी बेटा आपका पत्तन है, गलाथिया की खाड़ी पत्तन, गलाथिया की खाड़ी पत्तन, ये आपका पोर्ट है। हो गया बे, बेटा नाम क्या इसका बे, गलाथिया की खाड़ी। ठीक है सर, ये है कहां आपका बे, अंडमान निकोबार में। ठीक है बेटा, कहां आपका ये, अंडमान एंड निकोबार में आपका स्थित है। ठीक है, गलाथिया की खाड़ी बंदरगाह, इसे बेटा 13वें बंदरगाह का इसे दर्जा दिया गया है, गलाथिया की खाड़ी बंदरगाह को। अब देखो समझा भाई, जो आपके बाकी 12 बंदरगाह है ये सर कहां कहां है, फटाफट देख लेते हैं। बाकी आपके जो 12 बंदरगाह हैं, नाम लिखेंगे फटाफट फटाफट से। ठीक है, पहला लिखो श्यामा मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहां है, कलकत्ता में। देखो यहां लिख लो, ये आपका कलकत्ता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहां पर, कलकत्ता के अंदर। ठीक है, इसके नीचे उड़ीसा में, यहां पर आप इसके नीचे आपका उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह बेटा कहां पर था आपका ये, उड़ीसा में। ठीक है, ये बेटा आप देखो यहां लिखना है इसका उड़ीसा, इसके बगल में यहां लिखना, याद हो जाएगा। ठीक है, पारादीप बंदरगाह, इसके थोड़ा नीचे आता हूं मैं। ठीक है, विशाखापत्तनम कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, विशाखा लिखो, विशाखापत्तनम, यह आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा आ जाओ बेटा पे फटाफट से। ठीक है, तो तमिलनाडु के अंदर आपके 3 बंदरगाह हैं।
तमिलनाडु के अंदर आपके 3 बंदरगाह हैं। ये आपका तमिलनाडु, ठीक है। यहां पर आपके 3 बंदरगाह हैं जिनका उत्तर से दक्षिण में क्रम इस प्रकार है, जैसे लिख रहा हूं, ये नॉर्थ टू साउथ। एग्जाम बड़ा ऐसे भी आपसे पूछ लेता है ये तमिलनाडु के बंदरगाह, खासकर याद रखने के भाई। सबसे ऊपर पहला लिखो, सबसे ऊपर पहले लिखो कामराज बंदरगाह। पहले है कामराज बंदरगाह, कामराज, कामराज। कहीं पे ये राजर भी लिखा है, कामराजर बंदरगाह, कामराजर पत्तन पहला, ठीक है। दूसरा इसके नीचे, कामराजन के नीचे लिखो चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, चेन्नई बंदरगाह। तीसरा लिखो चिदंबरनार बंदरगाह, चेन्नई, और कौन सा भी चिदंबरनार, चिदंबरनार बंदरगाह, ठीक है। चिदंबरनार ये के साथ है, चिदंबरनार पोर्ट। तो कितने होगा आपका तमिलनाडु के अंदर? ये तीनों कहां आपके? तमिलनाडु में। बेटा ये तीनों आपके हैं तमिलनाडु के अंदर, आपके ये 3 बंदरगाह हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस साइड हमने देखे आप पहला श्याम प्रसाद मुखर्जी कहां आपका? कलकत्ता के अंदर। दूसरा पारादीप बेटा कहां पे? उड़ीसा में, पारादीप आपका उड़ीसा में है। तीसरा आपका विशाखापत्तनम बेटा कहां पे? आंध्र प्रदेश के अंदर है। और तमिलनाडु में बेटा उत्तर से दक्षिण में आपका कामराजर, चेन्नई, और कहां पे? और आपका चिदंबरनार। ये आपका बंदरगाह आपका मैंने आपको बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इधर आ जाओ, देखो इधर गुजरात में, ठीक है। गुजरात में भाई, गुजरात में आपका एक बंदरगाह है, नाम लिख लिखो दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल। गुजरात में आपका यहां आपका है, लिख लो यहां पे दीनदयाल, दीनदयाल बंदरगाह। सर कहां पड़ता है ये? कच्छ में, कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात में आपको पड़ता है दीनदयाल बंदरगाह। हो गया है, वेरी गुड। इसके नीचे आप गए, आप जो मुंबई में, महाराष्ट्र में। भाई महाराष्ट्र में आपके 2 बंदरगाह हैं, कितने सारे? आप भाई देखो, ये बेटा आपका महाराष्ट्र, बेटा महाराष्ट्र के अंदर आपके 2 बंदरगाह हैं। ज्योग्राफी के अंदर बेटा इसको हम फिर डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे केवल इतनी बात कर रहे हैं। भाई एक बंदरगाह आपका है मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट, ठीक है। मुंबई पोर्ट बेटा बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक था, इसलिए इसकी सहायता के लिए इसके पास में एक और बनाया गया, ठीक है। बेटा उस बंदरगाह को हम बोलते हैं, नाम लिख लो, इसे हम कहेंगे, लिखो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जेएल नेहरू पोर्ट, जेएल नेहरू पोर्ट, जेएल नेहरू। ये बेटा आपका जेएल नेहरू बंदरगाह कहां है आपका? ये महाराष्ट्र में, ये आपका है महाराष्ट्र के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। तो महाराष्ट्र हम थोड़ा नीचे बढ़ेंगे तो गोवा के अंदर आपका लिखो मुरगांव बंदरगाह, बेटा गोवा में, ये आपका रहा गोवा। यहां पर आपका एक पोर्ट है, कौन सा आपका? मुरगांव, मुरगांव बंदरगाह। इसे बेटा कहीं पे मुरमगांव भी लिखा होता है, लेकिन मुरगांव नाम ठीक है इसका, मुरगांव बंदरगाह। सर कहां आपका? ये आपका गोवा के अंदर आपका है मुरगांव बंदरगाह, ठीक है। तो इसके नीचे आप कर्नाटक के अंदर आपका कर्नाटक में लिखो न्यू मैंगलोर, बेटा कर्नाटक में आपका, ये आपका कर्नाटक रहा। यहां आपका है लिखो न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर, बेटा अंग्रेजी में इसे हिंदी में नवा मंगलोर कह देंगे, अंग्रेजी में न्यू मैंगलोर। कहां आपका? ये कर्नाटक के अंदर, ठीक है। तो इसके नीचे आपका केरल में आपका है कोच्चि बंदरगाह, लास्ट आपका ही रहा केरल। यहां पर है कोच्चि पोर्ट, कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। बेटा केरल में कौन सा आपका? केरल में कौन सा? कोच्चि बंदरगाह, या इसे हम बोलेंगे कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह या कोच्चि बंदरगाह, जो भी आपका है, ठीक है। बेटा कहां पड़ता आपका? ये केरल में, बस। न्यू मंगलोर कहां आपका? कर्नाटक में, ठीक है, याद रखना। तो बेटा ये है भारत के आपके कुल मिलाकर कितने पोर्ट आपकी है? 13 पोर्ट है, ठीक है। भाई एक मैंने आपको बताया, यहां बेटा कहां आपका? इधर आपका ये अंडमान निकोबार में, इसका नाम क्या आपके? इसका नाम है गलाथिया, लिखो यहां पर आपका है गलाथिया की खाड़ी, गलाथिया की खाड़ी पोर्ट आपका ये है, वेरी गुड। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो कम से कम बेटा आपको याद रखना है कौन सा आपका 13वां पोर्ट। सर 13वां पोर्ट कौन सा आपका बोला पे भाई, और भाई गलाथिया की खाड़ी कहां पड़ता आपका ये आपका पड़ता है अंडमान निकोबार में। देखो तो इधर हमने यहाँ पे देखा पे पहला यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहां है, कलकत्ता में। पारादीप बेटा कहां आपका पे, उड़ीसा के अंदर। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, विशाखापत्तनम। तो देखो चेन्नई या पे तमिलनाडु के बेटा याद रखना यहाँ पे, तमिलनाडु के, ठीक है। कामराज, चेन्नई, चिदम्बरम, कामराज, चेन्नई और चिदम्बरनार, कामराज, चेन्नई और चिदम्बरनार। अंडमान का बेटा कौन सा, गलाथिया, अंडमान कौन सा आपका पे, गलाथिया, ठीक है। बेटा कच्छ का याद रखना, दीनदयाल, कच्छ का पे। मुंबई है बेटा ये आपको पता ही होगा, मुंबई का, मुंबई में आपका एक मुंबई हो गया, आपका जवाहरलाल नेहरू का पे। बेटा मुर्मुगांव भी आपको पता होगा मेरे ख्याल से, गोवा का। न्यू मंगला कर्नाटक का पता ही रहता है, कोच्चि का बेटा केरल आपका ये आपका पता ही रहता है, ठीक है। तो इतने बेटा आपको ये बंदरगाह आपको पे ध्यान रखने हैं। इतनी बात सबको समझ आ गई है। केरल के बेटा बंदरगाह में 3 नाम, और तो मैंने क्या क्या लिखा बे, केरल के बेटा बंदरगाह में 3 नाम कौन कौन से थे आपके, पहला आपका, पहला कामराज, दूसरा चेन्नई, तीसरा चिदम्बरनार। ये 3 ये आपके उत्तर से दक्षिण में आपका पे, सॉरी तमिलनाडु में है। मैं कहां बोल रहा हूं पे, तमिलनाडु। केरल में आपका एक ही है, कौन सा है, कोचीन आपका है, ठीक है। अगली बेटा अगली बात पे आ जाओ, अगली बात पे आ जाओ, ठीक है बेटा। अगला क्या बना आपने, शहरी शासन सूचकांक लिखो, शहरी शासन सूचकांक, शहरी लिख लो, शहरी शासन सूचकांक, शहरी शासन सूचकांक। बेटा कब कहा आपका ये, 2024, शहरी शासन सूचकांक लिखो 2024, ठीक है। शहरी शासन सूचकांक लिखो 2024 का, 2024 का बेटा आपका ये है, ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं किसी पे, ठीक है बेटा। जो आपका शहरी शासन सूचकांक है, इसके 4 बेटा आपके तत्व होते हैं जिनके बेस पे ये इंडेक्स आपका तैयार होता है, मतलब जो क्राइटेरिया है आपका, ठीक है। भाई आपसे एग्जाम पूछ लेगा शहरी बेटा शासन सूचकांक के कौन से क्राइटेरिया नहीं है, भाई इसके 4 क्राइटेरिया होते हैं, मतलब 4 चीजें बेटा देखी जाती हैं, उसके बाद ये इंडेक्स तैयार होता है, 4 चीजें। सर क्या क्या हम देखते हैं, पहला नंबर पे लिखो, पहला लिखो, लिखो सशक्त शहर, सशक्त शहर निर्वाचित प्रतिनिधि, सशक्त शहर, सशक्त शहर निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। अब देखना बे विधायी संरचना, विधायी संरचना, विधायी संरचना। विधायी बेटा संरचना का मतलब क्या है, बे जो विधि की आपकी संरचना किस तरह से आपके, मतलब आपका विधानमंडल जो है वो किस तरह का है, ये एक क्राइटेरिया आपका ये, मतलब आपका जो शहर है वो कितना सशक्त है, कितना मजबूत है, एक चीज में ये देखी जाती है। दूसरी चीज है, सेकंड नंबर पे लिख लो, लिखो सशक्त शहर प्रशासन, शहर का प्रशासन कितना मजबूत है, सशक्त लिख लो रबे, सशक्त शहर प्रशासन, शहर प्रशासन, शहर का आपका जो प्रशासन है वो कितना सशक्त है, सेकंड नंबर पे आपका ये लिखा जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे लिख लो सशक्त नागरिक, नागरिक बेटा कितने सशक्त हैं, सशक्त, सशक्त नागरिक, नागरिक बेटा कितने सशक्त हैं देखा आप में। और चौथा हम देखेंगे सशक्त राजकोष, राजकोष बेटा आपका कितना मजबूत है, राजकोष, सशक्त राजकोष, ठीक है। तो इन 4 चीजों के बेटा बेस पे, इन 4 चीजों के बेस पे क्या होगा आपका बे, शहरी जो आपका शासन सूचकांक है ये आपका जारी होता है, ठीक है। बेटा इस हिसाब से पहला बेटा आपका जो राज्य है, इन सब के हिसाब से पहला जो आपका राज्य है, ठीक है, ये आपका है केरल। बेटा पहला कौन इसमें आपका बे, केरल, बस पहला और आखिरी लिखूंगा मैं यहाँ पे, आपका बे फर्स्ट नंबर पर आपका है केरल, ठीक है। सशक्त शहर, प्रशासन, नागरिक और राजकोष के हिसाब से तो फर्स्ट नंबर पे कौन आपका है, केरल आपका फर्स्ट नंबर पे है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी जो नंबर मिले हैं वो मिला आपका पे
59/100। 100 में से बेटा इसे जब हमने इन सबको काउंट किया तो बेटा आपका पे कितने नंबर मिले इसको? 59 नंबर मिले हैं। ठीक है, देखो भाई हमारे वहां पास होने के लिए भी कम से कम 33% चाहिए है और फर्स्ट डिवीजन आने के लिए 60%। तो देखो ये फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है इसकी, अगर नंबर के हिसाब से देखें तो फर्स्ट डिवीजन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बेटा किस रैंक पे है? ये एक रैंक पे है, एक रैंक पे है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन नहीं है इसकी। मतलब इतना अच्छा शहर है ही नहीं हमारे पास कोई जो फर्स्ट डिवीजन की रैंक का शहर हो, है ना। 60 नंबर वाले शहर हमारे पास है ही नहीं कोई। ठीक है, और इसमें सबसे लास्ट में जो आता है आपका, लास्ट में ये आपका है इसमें नागालैंड। नागालैंड बेटा इस मामले में सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, इसे मात्र 19 नंबर प्राप्त हुए हैं। कितने नंबर प्राप्त हुए बे? 19 नंबर। नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखना बे शहरी शासन सूचकांक में, शहरी शासन सूचकांक में भाई पहला आदमी कौन है पे? केरल आपका पहला आदमी है, ये ध्यान रखना। इतनी बात सबको समझ में आ गई है भाई? कोई दिक्कत नहीं किसी को? पे अगली बात लिख लो फटाफट से, पे अगली खबर पे आ जाओ। ठीक है, क्या खबर सर अगली? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। लिखो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, लिख लो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। बेटे अभी यहां हम केवल वायु की बात कर रहे हैं, मतलब सांस लेने के लिए कहां की जो वायु है वो ज्यादा स्वच्छ है, ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है। लिख लो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। सर्वेक्षण बेटा आपका ये है 2024 का आपका है सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का आपका है। ठीक है, अच्छी बात है। देखा भाई स्वच्छ वायु जो सर्वेक्षण आपका है इस हिसाब से, ठीक है, स्वच्छ बेटा भाई आपका ये स्वच्छ वायु के हिसाब से। ठीक है, इसमें आपकी 3 कैटेगरियां हैं, इसमें आपकी 3 श्रेणी बनाई गई हैं। इसमें जो रैंक आपकी मिलती है वो 3 श्रेणियों में मिलती है। 3 पे नंबर लिखो, श्रेणी नंबर 1, 2 और 3। श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। ठीक है, ये श्रेणी सर कैसे बनी हुई है? जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, आपका 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर है वो आते हैं आपके श्रेणी नंबर 1 में। ठीक है, 3 से लेकर के 10 लाख के बीच के जो शहर है ये आते हैं श्रेणी नंबर 2 में, और 3 लाख से नीचे के बेटा आपकी जनसंख्या वाले जो शहर है ये आते हैं आपके श्रेणी नंबर 3 में। ठीक है विनोद? तो विनोद श्रेणी नंबर 1 यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 लाख से ऊपर जनसंख्या पे बेटा श्रेणी नंबर 1 में सबसे पहली जो रैंक है वो बेटा आपकी रैंक है, लिख लो सूरत की रैंक। बेटा किसका पे? सूरत। याद रखना इंदौर नहीं है, वो स्वच्छ सर्वेक्षण में, स्वच्छता में है, साफ है, रोड कितने साफ हैं, गलियां कितनी साफ हैं, नालियां कितनी साफ हैं, इस मामले में बेटा कौन है आपका पे? इंदौर और सूरत दोनों एक नंबर पे हैं इस मामले में, आगे बढ़ाऊंगा अभी। लेकिन स्वच्छ वायु की हम बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं, वायुमंडल में गैसों के मिश्रण की बात करते हैं। ठीक है, जो अनहाइजेनिक बेटा आपकी गैसें हैं या कार्बन का बेटा आपका रेशियो है या बेटा और चीज आपकी जो भी है, ठीक है, तो उनके हिसाब से उन प्रदूषण कितना है वायुमंडल में, धूल मिट्टी ये वो सो, तो उसके हिसाब से फर्स्ट नंबर पे कौन है आपका? पर आपका सूरत है। ठीक है, इस बात को पक्का याद रखना, सूरत फर्स्ट श्रेणी में आपका सूरत। सेकंड श्रेणी में आपका पे जो है वह लिखो फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद कहां पड़ता है? ये यूपी में। सूरत कहां पड़ता है? गुजरात में, ये बताएगा पे। और बेटा श्रेणी 3 में, श्रेणी 3 में आपका पे जो फर्स्ट नंबर पे है, नाम लिख लो, ये बेटा आपका है, लिख लो रायबरेली। मतलब बरेली वाला रायबरेली। ठीक है, रायबरेली हो गया है। ठीक है, रायबरेली तो इतना गंदा है नहीं, पता नहीं क्यों ये 3rd नंबर पे आ रखा है, बहुत गंदा है ये, नहीं मतलब वैसा अगर देखा जाए तो ये है ना। तो चलो फिलहाल आप जो भी है, ठीक है, हाँ ये हो सकता है, और ये
जमीन की गंदगी हमें दिखती है, वायुमंडल गंदगी हमें दिखती नहीं है ना भाई, हवा की गंदगी हम थोड़ा देख पा रहे हैं। जमीन की बेटा गंदगी में तो बहुत गंदा है ये, मैं यहाँ पे जाता रहता हूँ, है नहीं, मतलब साल में तो एक बार जाना हो ही जाता है, क्योंकि सेंटर बेटा यूपीएससी वाला यही सबसे नजदीक यही होता है ना, ये सेंटर आपका होता है। ठीक है, अब आप बात समझते हैं। तो 3 श्रेणी आपके पे, बट आपको कम से कम आपको श्रेणी 1 आपको याद रखनी है, कौन सी वाली, सूरत वाली आपको यहाँ पे। ठीक है, श्रेणी बेटा 2 में कौन है आपका पे, श्रेणी 2 में कौन सा आपका फिरोजाबाद, श्रेणी 3 में कौन सा आपका पे रायबरेली। ठीक है बेटा, श्रेणी 3 भी एग्जाम में आपकी आ सकती है, क्यों, क्योंकि गैस वर्क बेटा यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है ना, हम आइडिया हम सोच नहीं पाएंगे कि बरेली भी बेटा आपका पे 1 नंबर पे हो सकता है, भले आपका श्रेणी 3 में आपका ही है। ठीक है, अगली बेटा खबर पे आ जाओ, कौन सा आपका 23वां, लिखो 23वां विधि आयोग, विधि बेटा आयोग आपका बन गया है। ठीक है, बट इससे पहले आपके 22 विधि आयोग थे, 22 विधि आयोग थे, अब आपका 23वां बन गया है। ठीक है, 23वां आपका पे विधि आयोग बेटा आपका बन चुका है, लिख लो फटाफट से। ठीक है ना बे, देखो भाई पहली बात देखो भाई, विधि आयोग जो है ये एक गैर, लिख लो डब्बे, ये एक गैर सांविधिक बेटा निकाय है, गैर सांविधिक निकाय, ये लिखो, ये आपका गैर सांविधिक निकाय है, सांविधिक बेटा आपका निकाय है, ये निकाय है। पॉलिटी के अंदर आपको पढ़ाऊंगा पे, एक आपके संवैधानिक निकाय होते हैं, एक आपके गैर संवैधानिक होते हैं। ठीक है, गैर संवैधानिक मतलब बेटा पे जो संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं है, तो फिर सर ये बने कैसे हैं, इनको एक कानून के तहत बनाया गया है, बिल पास करके लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पास करके बनाया गया है। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे डब्बे, तो इसके लिए कोई कानून तो मतलब कोई अधिनियम तो नहीं है। ठीक है बेटा, इसीलिए कौन सा निकाय है आपका, ये गैर सांविधिक निकाय है, ये ध्यान रख लेना। हो गया है भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई है। ठीक है बेटा भाई, इसका जो आपका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर मुख्यालय, देखो। ठीक है बेटा, मुख्यालय इसका आपका है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में आपका है। ठीक है बेटा, मुख्यालय कौन सा आपका आपने है, नई दिल्ली में आपका मुख्यालय इसका, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में आपका बे इसका मुख्यालय है। एक बात आप ये भी ध्यान रखना, मुख्यालय कहां आपका बे, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। हो गया है, ठीक है। अब आप बे एक बात और देखो, जो आपका जो 23वां विधि आयोग है, इसके अध्यक्ष अभी चुने नहीं गए हैं, अध्यक्ष बेटा अभी चुने नहीं गए इसके यहां पे। जो 22वां बेटा आपका पे 22वां जो विधि आयोग था, लिख लो 22वां विधि आयोग, इसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी 22वें के थे। ठीक है ना बे, चेंज हो गए, बता तो कौन है फिर। ठीक है, लिख लो ऋतुराज अवस्थी, ये 22वें बेटा बे 22वें के ये अध्यक्ष थे आपके ये। ठीक है बेटा, किसके दिखा मैंने आपका ये 22वें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लिख लो बे, ये यहां ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी, अवस्थी ऋतुराज अवस्थी बेटा आपकी ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है बेटा, जल्दी ही आपके नए बन जाएंगे, देख लेना। ठीक है, या बेटा बन गए होंगे तो लिख लेना यहां पे। हो गया है, ठीक है बेटा। 23वां विधि आयोग कैसा बोला बे, कैसा है आपका ये गैर सांविधिक है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, और 22वें बेटा जो विधि आयोग थी इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, ऋतुराज अवस्थी थे। आप एक बात ये ध्यान रखना, इतनी बात सबको क्लियर हो रही है, आगे बात समझते हैं। लिखो बेटा बे, अगली खबर की ओर चलते हैं। खबर बेटा अगली कौन सी आपकी, सुप्रीम कोर्ट का लिखो बेटा बे नया ध्वज, सुप्रीम कोर्ट का बेटा आपका बे नया ध्वज आपका आ गया, वही आपका प्रतीक हम उसे कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज या प्रतीक। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बे इसका नया ध्वज, नया ध्वज या बेटा हम प्रतीक की बात कर देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तब बे भाई सुप्रीम कोर्ट के जो आपका नया ध्वज या प्रतीक की हम बात करते हैं, तो एक बात बेटा ये जाना बे, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है ये आपका आर्टिकल 124 के अंदर आपका डिस्कशन मिलता है इसका, सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन बे आर्टिकल 124 में आपको मिलता ही है। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट का जो आपका उद्घाटन हुआ था, ये आपका हुआ था, लिख लो अबे, लिख लो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन। ठीक है, इसका जो उद्घाटन हुआ था, मतलब जो ये बना था उद्घाटन, कब हुआ था काम नहीं है? 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, अपना संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी। ठीक है, उसके बेटा 2 दिन के बाद इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, तो जब ये आपका उद्घाटन हुआ आपका सुप्रीम कोर्ट का, तो इसके आपके फर्स्ट बेटा आपके जो जज बने थे, पहले मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उनका नाम था, लिखो लिखो हरिलाल जे कानिया। बेटा पहले कौन थे आपके? हरिलाल जे कानिया। लिख लो हरिलाल जे कानिया, लिख लो हरिलाल जे कानिया। इनका नाम था, लिख लो हरिलाल जे कानिया। इनका नाम था हरिलाल जे कानिया। कोई दिक्कत नहीं है, कितनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अब 2025 में, मतलब अगले साल 28 तारीख को इसको 75 साल पूरे हो जाएंगे, तो इसकी 75वीं वर्षगांठ, ठीक है बेटा, अब बनाई जाने वाली है। बेटा इसीलिए आप लिख लो, इसका एक नया ध्वज बनाया दिया गया है, नया ध्वज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का लिख लो नया ध्वज। इसका जो नया ध्वज है वो नीले रंग का है बेटा। कैसा आपका पे? नीले रंग का है। बस इसका रंग याद रखना, नीले रंग का आपका ये ध्वज है। ठीक है भाई, इस ध्वज में क्या दिखाया गया है? एक बात लिख लेना इसमें, एक बात लिख लो, लिखो संविधान के खुले हुए पन्नों से, संविधान के खुले हुए पन्नों से, संविधान के खुले हुए पन्नों से, संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए दर्शाया गया है। खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के किसका पे? गोलाकार भवन को उभरते हुए दर्शाया गया, उभरते हुए इसमें दर्शाया गया है। ठीक है भाई, संविधान के खुले हुए पन्नों से सुप्रीम कोर्ट के गोलाकार भवन को उभरते हुए दर्शाया गया। ठीक है, अब बेटा देखो, अगर मैं इसके यहाँ पे चित्र बनाऊंगा तो बहुत ही बुरा बनाऊंगा, इसलिए मैं बना ही नहीं रहा हूं। ठीक है, एक बार गूगल कर लेना और देख लेना। ठीक है ना, तो आपका समझ, संविधान का जो खुले हुए पन्ने हैं, खुले हुए पन्ने, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का बेटा जो गोलाकार आपका भवन है उसको उकेरते हुए यहाँ पे दर्शाया गया है। किसमें आपका सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज में। सर क्या क्या ध्यान रखना बेटा, सुप्रीम कोर्ट आपका आर्टिकल 124 के अंदर है, ध्यान रखना तो ये आपको मैंने पॉलिटी में भी बता रखा होगा पहले। सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन हुआ था आपका वो आपका 28 जनवरी को हुआ था। ठीक है, और इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश बना हरिलाल जे कानिया, हीरालाल नहीं, हरिलाल जे कानिया। और इसका जो नया ध्वज है वो आपका है नीले रंग का, जिसमें संविधान के खुले हुए पन्नों से सुप्रीम कोर्ट को उभरते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, यहां तक की बात सबको समझ आ गई है। अगली खबर की ओर हम चलते हैं। क्या खबर है बेटा आपकी? अगली खबर बेटा कौन सी है? कौन सा बे? लिखो उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। लिखो उत्तराखंड क्या? सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। ठीक है, उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। ठीक है, हो गया है। चलो जो आपका पर्यावरण जो आपको उत्पाद आपका सूचकांक है, इसमें 4 तत्वों को बेटा इसमें शामिल करते हैं। कितने बेटा तत्व बोलते हैं? 4। जैसे वहां पे भी आपकी 4 थे, यहां पे आपके 4 तत्वों को इसमें शामिल करते हैं। एग्जाम पूछ लेगा। ठीक है, और ये वाला तो खास करके याद रखना 4 तत्वों का लिखो, वायु, जल, मृदा और वन। वायु, जल,
मृदा बोल दो, मिट्टी, मृदा और वन, ये चार तत्व बेटे इसमें आपके शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ये इसके चार इसके पिलर हैं, ये आपके पिलर है चार इसके, हो गए हैं बेटे। इसे शॉर्ट में जीईपी कहते हैं। ठीक है, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इसे कहा जाता है जीईपी में। ठीक है, बट आपसे पूछ देगा कि जीईपी, यूजीईपी यानी कि उत्तराखंड जीईपी, जैसा आपका जीडीपी होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, वैसे ये क्या आपका बे, ये आपका है जीईपी, याद रखना, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट बेटा आपका ये है। ठीक है, शकल पर्यावरण उत्पाद। शकल बेटा पर्यावरण जो उत्पाद में कितनी बेटा हम चीजों को शामिल करते हैं, चार बेटा हम चीजों को इसमें आप शामिल करते हैं। इसमें सकल जो आपका पर्यावरण उत्पाद सूचकांक है, वायु, जल, मृदा और वन। ठीक है बेटा, और इन चारों को देखते हुए फर्स्ट बेटा आपका रैंक पर, पहले रैंक पर लिखा, आप लिखो बेटा बे, पहले रैंक पर बे कौन होगा बेटा, कोई बता सकता है या बे, पहले रैंक पर उत्तराखंड। ऐसा काय के लिए बेटा, ये उत्तराखंड ने ही पहली बार इस तरह का इंडेक्स बेटा शुरू कर रखा है। एक बात लिखा लिखो, पहली बार लिखा, एक बात लिखा लिखो, लिखो लिखो लिखो, जीपी, जीपी सूचकांक का शुभारंभ करने वाला पहला राज्य बेटा कौन है, उत्तराखंड। फर्स्ट राज्य जिसने इसका शुभारंभ किया है, शुभारंभ किया है कौन सा आपका, आप में उत्तराखंड आपका है। बस अभी फिलहाल इतना ही लिखा पे। ठीक है, तो जीपी को बेटा शुरू करने वाला कौन है आपका, पहला आपका बे उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, ये ध्यान रख लेना। इतनी बातचीत सबको समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं अगली खबर पे। तो उत्तराखंड जीपी बेटा जो आपका इंडेक्स है, इसे जारी करने वाला पहला बेटा राज्य कौन सा आपका पे है, उत्तराखंड। अभी बाकी किसी राज्य में आपका जीपी इंडेक्स जारी नहीं होता है, ध्यान रख लेना। इतनी बातचीत सबको समझ आ रही है, हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पे बात समझ में आ रही है तो जरा आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, लिखो एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ये इंडिया का इंडेक्स है। एसडीजी बोले तो क्या है आपका पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, लिख लो एसडीजी इंडेक्स लिख लो। अगली खबर पर हम लोग चलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स आपका है, यानी कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ठीक है, आपका बे इंडिया इंडेक्स आपका है, ध्यान रखना बे। ये जो आपका इंडेक्स है, इस इंडेक्स में बस एक ही बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है, हाँ बे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। ठीक है बेटा, कौन सा आपका ये आपका सतत विकास लक्ष्य, लिख लो सतत विकास लक्ष्य, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, हो गया है। ठीक है, ठीक है बे, देखो बे, इसे जो आप पहले लिखो, इसे जो जारी करने वाला है एसडीजी को, इस इंडेक्स को जारी करने वाला। ठीक है, डब्बे इस इंडेक्स को जारी करने वाला जो है, इस इंडेक्स को जारी करने वाला। ठीक है, नीति आयोग इसे जारी करता है। कौन जारी करेगा इसको, नीति आयोग, नीति आयोग। ठीक है, और नीति आयोग की हेल्प जो करता है, ठीक है, मतलब जो आंकड़े देगा नीति आयोग को, नीति आयोग इसको आंकड़े देगा। ठीक है, लिखा आप लिखो, वो आपका है यूएनडीपी। ठीक है, लिखो यूनाइट क्या पे, यूएनडीपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। ये बेटा क्या करेगा, इसके हेल्प देगा, इसकी साझेदारी करेगा इसके साथ में। ठीक है, और ना बे आपका जो सतत विकास आपका लक्ष्य है, इसमें फर्स्ट रैंक पर, इसमें लिख लो, इसमें पहली रैंक पर, फर्स्ट रैंक पर
इसमें बेस में आपका पहले रैंक पर 2 राज्य हैं बेटा, पहली रैंक पर इसमें आपके 2 राज्य हैं, फर्स्ट रैंक पर आपके 2 राज्य हैं। एक बेटा आपका है केरल, एक कौन आपका बे केरल। सर कितने नंबर है इसके? 79 आउट ऑफ 100। ये नंबर याद रखना, एसडीजी के नंबर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसके बेटा नंबर आपकी ये एसडीजी के नंबर हैं, ये ध्यान रखना। हो गया है, ठीक है ना बे। और दूसरा इसमें जो आपका 1 नंबर पे है, कोई तुक्का लगा सकता है कि बेटा दूसरा कौन होगा इसमें? 1 नंबर पे 79 नंबर उसके भी एसडीजी में। मतलब भाई एक तुक्का मार दो, कौन सा होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? केरल को टक्कर दे रहा है जो एसडीजी में। मतलब बे राज कौन सा लग रहा है तुम्हें? एक तुक्का मार दो। ठीक है राजेंद्र, एक तुक्का मार दो बेटा, कौन सा होना चाहिए है? विनोद है सूरत, ठीक है। तो एक तुक्का मार दो बे, कौन सा होना चाहिए है? गुजरात। कौन बे? गुजरात। अर्जित बोला बे तुक्का मार दो, कौन सा बे? कौन सा? दिल्ली। ठीक है बेटा, इसमें आपका इससे जो टक्कर दे रहा है बेटा बे, वो अपना है उत्तराखंड, क्या ना बे? उत्तराखंड। कितने नंबर इसके भी आपके? 79 आउट ऑफ 100। ठीक है, एक बात आप ये भी ध्यान रख लेना। हो गया है भैया, इतनी बात सबको समझ में आ गई है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी काम पे? अगली बात कर लेते हैं बे, एक बात इसमें आप और लिख लो। किसमें? ठीक है एसडीजी में। ठीक है बे, भाई इसका आपका जो विषय रहा है इस बार के लिए, विषय इसका सब्जेक्ट लिख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा आपका एसडीजी। इसका विषय लिख लो, इसका आपका जो विषय है लिखो, विकसित भारत की ओर, विकसित भारत की ओर। इसका जो आपका विषय है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। विकसित भारत की ओर, विकसित भारत की ओर सतत क्या? प्रगति और एंड समावेशी विकास, समावेशी विकास, विकास। ठीक है, हो गया है। चलो डब्बे, सतत प्रगति और समावेशी विकास। ठीक है सर, क्या होता है डब्बे? भाई सतत विकास हम किसे बोलते हैं पता आपको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहा जाता है, और समावेशी विकास क्या होता है? भाई एक लाइन में आपको समझा देता हूं, एक लाइन में। भाई सतत विकास का मतलब है ऐसा विकास हमें करना है जहां जो आपके पर्यावरणीय संसाधन है, जंगल है, नदी है, पानी है, लकड़ी है, जो भी आपके हैं, आपका कोयला है, खान हम जो भी निकाल रहे हैं, ठीक है भाई, आपको जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका हम बेटा क्या करें? कम से कम प्रयोग करें, ताकि आने वाला जो भविष्य है उसके लिए पर्यावरणीय जो संसाधन है इनकी कमी ना हो। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग के साथ में जो विकास किया जाता है भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उस विकास को हम क्या बोलते हैं? सतत विकास। उसे हम क्या बोलते हैं? सतत विकास। ठीक है, सतत विकास जो बेटा मामला है, यह मामला है प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम यानी कि उचित प्रयोग से जुड़ा हुआ है। जबकि बेटा समावेशी विकास का मतलब यह है जो विकास है वो प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए है। ठीक है, जो आपका बेटा गरीब से गरीब इंसान है उसे भी विकास की धारा से जोड़ देना बेटा क्या कहता है? अपना समावेशी विकास कहलाता है। ठीक हो गया? ठीक है, तो बे ये तो आपकी अलग अलग बातें हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम प्रयोग के साथ में विकास की बात करता है, जबकि विकास में हर वर्ग को जोड़ने की बात करता है। इसी बेटा सतत विकास को ही धारणीय विकास भी कहते हैं। बेटा क्या बोलते हैं इसको? धारणीय विकास। ठीक है भाई, इसमें फर्स्ट बेटा नंबर पे कौन है आपका? केरल। और बेटा साथ में अपना कौन चल रहा है? यहाँ पे उत्तराखंड चल रहा है। एक बात अब ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ बेटा अगली खबर की ओर। अगली खबर बेटा पे क्या कहती है आपके यहाँ पे? समान नागरिक संहिता। लिख लो, समान नागरिक संहिता बे। ये तो मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है मेरे ख्याल से, है ना बे?
भाई समान नागरिक संहिता मैंने आपको पहले बता रखी है पॉलिटी के अंदर भी, ठीक है भाई। आपका आर्टिकल किसमें आपका ये 44 के अंदर है, लिखा नहीं रहा हूं, ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया था यहां पे कि ये बेटा आपका भी, ये आपका बेसिकली जो है इसमें बेटा पे जो आपके कुछ नियम है बेटा पे, शादी, विवाह, संपत्ति, तलाक के नियमों को पे एक जैसा बनाने का प्रयास किया गया है। और इसे बेटा लागू करने वाला जो आपका उत्तराखंड है वो आजादी के बाद पहला राज्य बन गया है। और बेटा पहले कौन था? पुर्तगाल यानी गोवा। बेटा गोवा में सबसे पहले यूसीसी लागू हुआ था, लेकिन आजादी के बाद आपका बे जो उत्तराखंड है ये यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑलरेडी पहले करा चुका हूं। अगला जाओ बेटा, पेपर अगला लिखो बेटा बे। अगला कौन सा आपका बे? अगला बेटा कौन सा आपका बे? कौन सा बे? ठीक है बेटा, अगले हम खबर की ओर आते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम लिखो, नागरिक संशोधन अधिनियम। नागरिक लिख लो, नागरिक संशोधन बेटा अधिनियम की हम बात कर लेते हैं। नागरिक संशोधन बेटा आपका अधिनियम है। नागरिक क्या बेटा? नागरिकता, नागरिकता संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम की बेटा हम बात करते हैं। सर कब आया था आपका? 2024 में आया था, ठीक है 24 में बेटा, 2024 में आपका आया था। वो जम्मू कश्मीर बेटा का अधिनियम था 19 वाला, और आपका बे जम्मू कश्मीर J&K का बेटा आपका था बे 19 वाला, ठीक है। तो इस जो आपका यूसीसी है सर, ये बे जो आपका कौन सॉरी आपको बे, इसे हम क्या बोलेंगे? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA बेटा कब था आपका? 2024 का आपका है, ठीक है भाई। आपका बे क्या कहता है ये एक्ट आपका? 2019 में कौन सा है रे बेटा आपका? अरे नागरिकता पॉलिटी में नागरिकता की बात करो बेटा, हम अभी करंट पढ़ रहे हैं, कहां ध्यान रहता है इस आदमी का बेटा। लिख लो बेटा, ये आपका जो नागरिकता अधिनियम है ना, सबसे पहले 1955 का था ये बेटा। पहला कब का था ये? 1955 का आपका था ये, ठीक है। रिवीजन ठीक से किया कर बेटा, ऐसे काम नहीं चल पाएगा, ठीक है भाई। आपका जो आपका, फिलहाल हम अभी इसकी बात कर लेते हैं। जो आपका CA है सर, ये क्या बताता है भाई? ये आपका कहता है कि भाई कहता आपका 3 देश बेटा, कितने देश आपका बे? 3 देश बेटा। कौन कौन से 3 देश बोलता है आपका बे? 3 देश कौन कौन से आपके हैं? आपका है बांग्लादेश, जो आपका बे पाकिस्तान, तीसरा आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। ये मैंने आपको करा दिया, कब मैं आपका बे मैंने आपको करा दिया, मैंने आपका ये, अच्छा मैंने आपको पॉलिटी में कराया, सही में कराए थे, होशियार कैसे हो गए सब कैसे बता रहे हैं देशों के नाम? अच्छा ठीक है ना बे, 3 देश हो गए, बस सुन ले एक बात, 3 देशों बेटा बे, कितने बेटा लोग? 6 धर्मों के लोग, 3 देशों के 6 धर्मों के लोग। सर ये 6 धर्म बेटा कौन कौन से आपके? 1 2 3 4 5 6 बेटा धर्मों के लोग। कौन कौन 6 धर्म आपके यहाँ पे? हिंदू, दूसरा आपके हैं सिख, तीसरा आपका पे बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ठीक है। मतलब इन 3 देशों के ये 6 धर्मों के लोग, ठीक है, जो ठीक है बेटा, इन 3 देशों के ये 6 धर्मों के लोग जो कब सर? 31 जनवरी था ना, जनवरी के दिसंबर, 31 दिसंबर 2014 से पहले, 14 से पहले भारत में बेटा जो ये आ चुके थे, भारत में आ गए थे, ठीक है। तब 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आ गए थे, ठीक है बेटा। इन लोगों को अवैध प्रवासी इन्हें नहीं माना जाएगा। अवैध प्रवासी हम किसे मानते हैं? अवैध प्रवासी का बेटा मतलब यह है, भारत में रहने के जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्हें बोलते हैं अवैध प्रवासी।
लेकिन अगर वो लोग 2014 से पहले भारत में आ गए हैं और इन 3 देशों के ये 6 धर्म के लोग हैं, तो बेटा इन लोग को अवैध प्रवासी नहीं मानेंगे। इस अधिनियम को बेटा क्या बोला गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 का है। भाई इसी पे आपका पहले बवाल भी चल रहा था, कोरोना के टाइम पे, आपको पता होगा, तो सीए का बवाल चल रहा था। ठीक है, भाई एक बात इसमें यह आती है कि भैया इन 3 देशों की जब इतने धर्मों के लोग आ रहे हैं तो मुसलमान क्यों नहीं? वही मुसलमान इसलिए नहीं, मैंने आपको बताया था बेटा इन 3 देशों में जो मुसलमान हैं वो बहुसंख्यक हैं। क्लियर? ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है ना बे? तो इसलिए जो ये अल्पसंख्यक हैं इन्हें बेटा भारत में अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अब बेटा आपको पता है अगर भारत में बेटा किसी को रहना है, कोई विदेशी आदमी को भारत में रहना है, तो 2 तरीके से रह सकता है। एक बेटा वो आपका पंजीकरण द्वारा नागरिकता ले सकता है, दूसरा बेटा कैसे वो देशीकरण द्वारा ले सकता है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता लेने के लिए उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हैं, तब वो ले सकता है। लेकिन देशीकरण के द्वारा बेटा नागरिकता लेने के लिए ज्यादा बेटा आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, बस ये प्रूफ करना है कि आप यहां बेटा कितने साल तक से ले रहे हैं? 12 साल। ठीक है, 12 साल से आप यहां पे रह रहे हैं। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत इस 12 साल को बेटा कम करके कह दिया गया भैया 5 साल। 5 साल से अगर आप तुम रह रहे हो तो बेटा तुम क्या कर सकते हो? यहां बेटा आप यहां पे क्या करते? नागरिकता आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। इतनी बात सबको समझ में आ रही है बे? हाँ ठीक है, ये आया 2019 में था, लेकिन लागू बेटा कब हुआ? ये आपका बे 24 में है ना, आया 2019 में आपका था ये, तभी तो ऐसा हुआ था ना। देखो बेटा कभी ये 14 में आपका है, देखो 14 में आपका है, तो 5 साल कब होंगे इसको? 19 में हो जाएंगे ना। अगर बेटा आपका 2019 में, हालांकि पास तो नहीं हो पाया ये, अगर बेटा 2019 में अगर ये पास हो जाता तो भाई 2019 में लोग कहते ना कि भाई तुम ये बिल लेके आ गए हो तो हमको नागरिकता दो। तो बेटा इसीलिए ये जो आपका टाइम पीरियड था, क्योंकि बेटा 14 से पहले इन्होंने बोला, तो इनको 19 में कितने साल होंगे? 5 साल होंगे ना इनको। और अगर ये 19 में बिल बेटा अगर पास हो जाता तो बेटा लोगों को नागरिकता उस टाइम पे मिल सकती थी। लेकिन बेटा अब बेटा पास कब हुआ आपका? 2024 में आपका ये बिल आपका पास हुआ है, ध्यान रखना। 19 में पास ये नहीं हुआ। इतनी बात हम बे? हाँ ठीक है, समझ पा रहे मतलब बे? तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? CAA, इसे हम कह रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये अधिनियम सबको समझ में आ गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर बेटा कौन सी आपका बे है? कौन सी आपका बे? सेला सुरंग। बेटा हेडिंग लिख लो, सेला सुरंग के बारे में। हेडिंग बेटा आप लिखो फटाफट से। चलते हैं बेटा आपका अगली खबर की ओर। कौन सी खबर आपके यहां पे? सेला सुरंग। हेडिंग लिखो सेला सुरंग। सेला बेटा आपकी सुरंग है, शेला आपकी सुरंग है, लिख लो सेला सुरंग। कौन सा आपका पे? लिखो सेला सुरंग। सेला सुरंग की बात करते हैं। ठीक है भाई, पहली बात, ठीक है बेटा, जो सेला सुरंग है ये सर कहां आपकी? अरुणाचल। ठीक है बेटा, ये बेटा आपकी असम, लिख लो भाई। असम में बेटा आपकी एक जगह पड़ती है, असम में एक जगह है, नाम लिख लो। ठीक है, लिखो तेजपुर। असम में क्या आपका तेजपुर। तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश में आप यहां एक जगह है आपकी तवांग। कौन सा आपका तवांग। ठीक है, तो असम की तेजपुर से लेके अरुणाचल प्रदेश की तवांग को बेटा जोड़ने वाली ये सुरंग है। इस सुरंग हम क्या बोल रहे हैं? शेला सुरंग। ठीक है बेटा, आपकी जो सुरंग है, ये जो आपकी सुरंग है, एक बात लिख लो इसके बारे में। ठीक है, हो गया है, बहुत अच्छी बात है बेटा। एक बात लिख लो, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी, ठीक है लिखा विश्व की सबसे लंबी, ये आपकी लिख लो विश्व की सबसे लंबी, सबसे लंबी सड़क सुरंग है बेटा, ये सड़क सुरंग। ठीक है, एक बात लिख लो, विश्व की सबसे लंबी बेटा आपकी ये सड़क सुरंग है।
विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। एक बात आप ये भी ध्यान रखना, इतनी बातचीत सबको समझ में आ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? पे हो गया है, ठीक है। पे इसके बारे में इतनी बात करते हैं। शेला सुरंग बेटा कहां आपकी? अगर ये ऑप्शन बेटा आपको अगर एक ही मिले तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तेजपुर से बेटा कहां जोड़ रही है? आपकी असम को जोड़ रही है। ये मैंने आपको शायद पहले अरुणाचल को, मतलब असम से किसको? अरुणाचल प्रदेश को मैंने आपको पहले ही पढ़ाई होगी, ये आपको याद है? यहाँ पे मैंने आपको ये पहले भी मैंने आपको ये पढ़ाई होगी। राज कुछ याद आ रही है यहाँ पे? ठीक है। हम लोग मैंने आपको पहले भी मैं आपको पढ़ाई होगी, जब मैं आपको मंथली आपको पढ़ाता हूं ना, उसमें आपको ये पढ़ाया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला बेटा पे, अगली खबर की ओर बेटा। अगली खबर बेटा कौन सी आपकी है? अगली खबर बेटा कौन सी आपकी है? कौन सी बेटा? कौन सी? सुदर्शन सेतु बेटा, हेडिंग लिखो, लिखो सुदर्शन सेतु के बारे में बात करते हैं। अगली बेटा आपकी जो खबर है वो आपकी है सुदर्शन सेतु। बस कुछ नहीं बेटा बे, सुदर्शन सेतु। सर क्या बात है इसके बारे में? भाई कोई खास बात नहीं है, बस एक दो बातें याद रखनी है। पहली बात, ठीक है, हो गया है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये सुरंग आपकी गुजरात में है। भाई सुरंग कहां बनी आपकी? ये सुरंग नहीं सारी, सेतु, पुल है, ठीक है। बेटा कहां आपकी? ये गुजरात में है, गुजरात में है। सर गुजरात में कहां आपकी? द्वारिका में। बस गुजरात के द्वारिका में एक पुल बनी है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? वेरी गुड, ठीक है, हो गया है, ठीक है बेटा। ये जो सुरंग बेटा ये सुरंग आपका लिखो ओखा। ये बेटा गुजरात की मुख्य भूमि का एरिया है, मुख्य भूमि का एरिया है, ठीक है। और बेटा यहां से ये बेटा ये जोड़ रही है द्वारिका, लिखो द्वारिका। ओखा से द्वारिका, ओखा से द्वारिका, ठीक है। ओखा बे द्वारिका, द्वारिका ना बे एक जगह पड़ती है बेट, ठीक है, या आप बेट द्वारिका कह सकते हैं। वह यहां से लेकर के यहां तक बड़ा बे जोड़ने के बड़ा बनी हुई एक पुल है ये, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सुदर्शन सेतु, ठीक है। गुजरात में ओखा से बेट द्वारिका बेटा बे ये एक द्वीप है बेटा। ये द्वारिका बेटा आपको पता है कि पानी में डूब चुकी है द्वारिका, जब कृष्ण एक्सपायर हुए थे तो उसके बाद ये आपकी जो द्वारिका थी वो बेटा आपकी जब आपके यहाँ पे जलमग्न हो गई थी, वो डूब गई थी, ठीक है बे। तो ओखा से लेकर के जो आपका द्वारिका बेटा आपका द्वीप है, यानी कि बेट द्वीप है, द्वारिका के अंदर जो आपका बेट द्वीप है, ठीक है, पूरी द्वारिका डूबी नहीं है, ठीक है बे। तो आपका जो बेट द्वीप वाला एरिया है, इसे जोड़ने के बाद आपकी एक सेतु बनाई गई है, इसे हम क्या बोलते हैं बे? इसे हम क्या कहते हैं? सुदर्शन सेतु कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगली खबर की ओर चलते हैं बेटा। अगली खबर क्या कह रही है बेटा? अगली खबर और 90 अगली खबर कौन सी है? लिखो भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न के बारे में बात करते हैं, लिख लो बेटा, लिखो भारत रत्न। भारत रत्न के बारे में बात करते हैं, ठीक है बेटा। भारत जो आपका रत्न है ये 1954 में शुरू हुआ था। ये बेटा कब शुरू हुआ था आपके? ये 1954 में बेटा आपका प्रारंभ हुआ था 1954 में। अभी तक बेटा ये कुल मिलाकर के, अभी तक लिख लो कुल, ठीक है। तो कुल ये 53 लोगों को दिया जा चुका है। ये कितने लोगों को? 53 लोगों को दिया आपने। इन 53 बेटा लोगों में से 48 बेटा आपके मेल हैं, 48 आपके यहां पे मेल हैं, और बचे हुए 5 बेटे क्या है इसमें पे फीमेल हैं, ठीक है। 5 बेटे इसमें आपकी फीमेल है, महिलाएं हैं, हो गया है। अभी बेटा 2024 में कितने बेटे लोग को मिला है? ये 5 लोग को मिला है। 2024 में 5 बेटा लोग को ये पुरस्कार दिया गया है। कितने बेटा लोग को दिया गया आपका? ये 5 लोग को ये पुरस्कार दिया गया है। नाम लिख लेता हूं फटाफट से। पहला नाम, ठीक है, लिखो कर्पूरी ठाकुर। पहले लिखो कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। जो कर्पूरी ठाकुर हैं ये लिख लो स्वतंत्रता सेनानी है बेटा। ये आपके राजनीतिज्ञ भी हैं ये और शिक्षक भी हैं ये। स्वतंत्रता सेनानी,
स्वतंत्रता सेनानी ये हैं, राजनीतिज्ञ हैं ये, और क्या है ये, शिक्षक हैं ये। इनके बारे में इतनी बात याद रखना, कर्पूरी ठाकुर के बारे में। दूसरा पीवी नरसिम्हा राव, लिखो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, इनका बेटा नाम आपने सुना ही होगा। ये भारत के बेटा प्रधानमंत्री रह चुके हैं पहले, भारत के ये प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मतलब पहले 1991 से ये 96 तक रहे थे। एलपीजी इन्हीं के टाइम पे बेटा रिफॉर्म हुई थी। 1991 से लेकर के 96 तक बेटा आपके रहे थे ये पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर बात करते हैं, ठीक है। पर इन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक, क्योंकि एलपीजी बेटा इन्हीं के टाइम पे आया था, ठीक है। लिबरेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन्हें बेटा इन्हें लिखो आर्थिक, एक बात लिख लो, इन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक, इन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। थर्ड नंबर पे चौधरी चरण सिंह, चौधरी बेटा लिखो चरण सिंह, ठीक है, लिखो चौधरी चरण सिंह, बट ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, अगर बेटा आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको वहां भी पढ़ाया था ये पॉलिटी के अंदर, ठीक है। आपको याद था भाई मैंने कहा था ये वो इंसान है जो एक भी दिन बेटा आपके संसद में नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे बेटा मतलब इंदिरा गांधी के समय में आपको बेटा बहुत सारी मैंने आपको चीजें बताई थी कि आखिर कैसे कैसे ये चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। तब भी जब सरकार नहीं होती है तब बेटा आपकी जो सरकार गठित होती है, फिर राष्ट्रपति बेटा क्या करता है, सरकार बेटा बनाने के लिए पहले आमंत्रित करते हैं जो विपक्षी की सरकार होती है। अगर बेटा वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है, फिर जाकर के जो सबसे बड़ा दल है उससे बेटा इनवाइट किया जाता है। इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये भी अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, इसीलिए बेटा ये अपने एक महीने इनकी सरकार रही थी, तो ये वहां पे गए नहीं थे, ठीक है। चल बेटा आपका इनके बारे में, ये भी पीएम है। आगे लिख लो अगला आदमी का नाम, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल बेटा कृष्ण आडवाणी, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण बेटा आडवाणी लिख लो, आडवाणी, लाल कृष्ण लिख लो आडवाणी, कोई दिक्कत नहीं आप लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। बेटा ये आपके जो बीजेपी है, बीजेपी के संस्थापक बेटा सदस्यों में से हैं, राजनीतिज्ञ हैं ये, ठीक है। उप प्रधानमंत्री बेटा रहे हैं भारत के, ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, उप प्रधानमंत्री रहे हैं, उप प्रधानमंत्री बेटा रहे हैं। और बेटा बताते हैं कि जो राम मंदिर था उसके बारे में बेटा पहली बार इन्होंने ही बताया था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसा लाल कृष्ण आडवाणी। जब ये राम मंदिर बेटा बन रहा था तब इनका नाम उस टाइम पे भी चर्चाओं में आया था, ठीक है। और आखिरी बेटा आपके जहां पे आखिरी जो है नाम लिख लो, लिखो एमएस स्वामीनाथन, ये कृषि वैज्ञानिक है बेटा, आप जानते होंगे इनको, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, हाँ स्वामीनाथन। इन्हें बेटा इन्हें हरित क्रांति, हरित बेटा क्रांति के जनक के बेटा रूप में जाना जाता है। कहां? भारत में, भारत में हरित क्रांति के जनक के बेटा इन्हें रूप में जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं किसी का, ठीक है। अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर बेटा कौन सी खबर अगली आपके यहाँ पे, अगली खबर कौन सी आपकी है कबे? हाँ लिखो श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बेटा बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात कर लेते हैं, ठीक है। लिख लो श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। भाई एक ही बात समझनी, देखो श्री राम मंदिर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं। इसका उद्घाटन, इसका उद्घाटन लिख लो, श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, इसका उद्घाटन लिख लो 22 जनवरी 2024 को बेटा आपका हुआ था, 22 जनवरी 2024 को आपका हुआ था ये, 22 जनवरी
2024 में इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, हो गया है। 22 जनवरी 2024 आप इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, बट इसमें जो श्री राम जी की जो मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, कर्नाटक से ठीक है 2.5 अरब वर्ष पुरानी बेटा एक पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, इसे हम कृष्णशिला कह रहे हैं, काले पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, 2.5 अरब वर्ष पुरानी कृष्णशिला का बेटा मतलब क्या होता है? काला पत्थर। यहां भगवान कृष्ण से मतलब नहीं है, काले पत्थर से बेटा ये बनी हुई है। कितने वर्ष पुरानी है? 2.5 अरब वर्ष पुरानी है ये जो आपका जो पत्थर है जिससे ये बनी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? उसमें प्राण डालना, मूर्ति में प्राण डालना है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्राण प्रतिष्ठा। कोई दिक्कत बे? इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहेंगे, ये आप ध्यान रखें ना। हो गया है, ठीक है। अरे भाई ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करना बे, देखो भाई आपका ये जो मंदिर है, ये मंदिर आपका है, ठीक है। एक ये बात का प्रमाण है कि 2024 में लोगों को 2.5 अरब वर्ष, ठीक है, पुरानी चीजों के बारे में भी जानकारी थी। ठीक है बेटा, आपका होता ये है, देखो कोई भी सभ्यता है, जब आपका ये आपका बना था ना, ये आपका मंदिर बना था, तो इस मंदिर के जो नीचे, ठीक है ना बे, जो इसकी नींव है, वहां पे बेटा एक टेस्ट ट्यूब एक डाला गया था बे, एक ट्यूब है बे, मतलब एक बॉक्स जैसा कुछ। ठीक है, उसमें अब हमारी जो प्राचीन हमारी कालीन चीजें हैं वो उसमें डाली गई थी। ठीक है, मतलब कभी भविष्य में ऐसा हुआ अगर ये सभ्यता खत्म हो गई, मतलब अगर धरती खत्म हो गई, तो अगली बेटा सभ्यता आएगी, उससे वो मिलेगा, तो बेटा उससे वो अनुमान लगाएगा कि हाँ इस टाइम पे ये चीजें हुआ करती थी। अबे हाँ, हमारी चीजें डाली हुई हैं। ठीक है, कहां? इस मंदिर के नीचे डाली गई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। जब बेटा ऐसा जब ये डाला गया था, तो इस पे एक लेख बना के मैंने भी डाला था, एक पत्रकारिता में, एक पत्रिका में, शाम को ग्रुप में भेजूंगा, पढ़ लेना। ठीक है, क्या क्या उसमें चीजें डाली गई थी। आगे बात करते हैं। लिखा देखो बेटा, अगली खबर की ओर चल रहे हम। अगली खबर बेटा कौन सी आपका बे, कौन सी है? लिखो, हाँ लिखो, नहावा सेवा अटल सेतु। लिखो, नहावा सेवा अटल सेतु। हाँ, क्या लिखा दिया है? हाँ कोई बात नहीं मैडम बे, मैं ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों को एक बार फिर से लिखा था आपका बे। नहावा सेवा अटल सेतु, नहावा सेवा अटल सेतु। अब कुछ लोग उस टाइम पे आए नहीं होंगे ना, इसलिए लिखा दे रहा हूं। ठीक है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको मैं अभी लिखा दे रहा हूं आपका पे, नहावा सेवा अटल सेतु। बात आपको समझ आ रही है भाई? इसका एक और नाम है, लिखो, अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी। अटल बिहारी वाजपेयी सेतु, बेटा इस नाम पे लिखो, अटल बिहारी वाजपेयी क्या? शिवडी नहावा। ठीक है, आधा नौ है बेटा इसमें, नहावा सेवा। ठीक है, अटल सेतु बेटा ये भी इसका एक नाम है, पूरा नाम इसका ये है आपका, अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नहावा सेवा अटल सेतु। ठीक है, तो इसी का एक और नाम है, लिखो, मुंबई ट्रांस हाइबर लिंक MTHL। इसे पूरा लिखना पे, मुंबई क्या लिखा पे? MTHL लिख लो, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, लिखो, हार्बर लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है भाई, ये भारत का सबसे लंबा सेतु है, भारत का सबसे लंबा सेतु, भारत का
सबसे लंबा बेटा आपका ये सेतु है, भारत का सबसे लंबा सेतु है ये, ठीक है। और बेटा इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, ठीक है। 21.8 किलोमीटर है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आज की आखिरी बेटा बात हमारी चल रही है अब। कौन सा बेटा बोलता बे? कौन सा? स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, ठीक है। बात सबको क्लियर हो रही है? स्वच्छता सर्वेक्षण लिख लो 2023, स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण कब का पढ़ेंगे? सर्वेक्षण 2024, 23-24 का है, ठीक है, 23-24 का। तो अब जो आपका स्वच्छता बेटा सर्वेक्षण आपका 2024 का है, इसमें बे फर्स्ट नंबर पे कौन है सर आपका? बे इंदौर एंड सूरत, ये दोनों बेटा इसमें आपके पहले रैंक पे हैं। इंदौर और सूरत दोनों आपकी ये एक रैंक पे हैं, ये ध्यान रखना। इंदौर और सूरत दोनों बेटा आपकी एक रैंक पे है ये, ठीक है। सर किसमें है ये? 1 लाख से ऊपर की बेटा जो जनसंख्या है उनमें है ये। 1 लाख से ऊपर की बेटा आपकी जो जनसंख्या है उसमें आपकी ये है, ठीक है। जबकि 1 लाख से कम में, 1 लाख से कम में, ठीक है, तो आपको दिखा पे 1 लाख से कम में, ठीक है। क्लब पे आपका ये भी बेटा आपका फर्स्ट ही है, ये बेटा आपका है महाराष्ट्र, देखा देखो, ठीक है। अब 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में महाराष्ट्र, इतनी कम जनसंख्या में ऐसे कैसे रे? बे इतनी कम जनसंख्या में बे मतलब बे शहरों की बात हो रही है, शहरों की बात हो रही है ना, ये राज्य की बात नहीं हो रही है, शहरों की बात हो रही है। अच्छा हाँ ठीक है बे, इंदौर ये शहर है ना, ये मध्य प्रदेश की बात होना हो रही है, इंदौर गुजरात की बात होना हो रही है, सूरत की बात हो रही है, ठीक है बे। बेटा इसी में एक आपका तीसरा आपका है फर्स्ट, जो गंगा किनारे स्थित शहर है ना उनमें पहला, गंगा किनारे स्थित शहर में पहला, लिख लो बेटा बे, गंगा किनारे स्थित शहर में पहला। अच्छा एक मिनट बेटा, इसमें ना आपका बे महाराष्ट्र का बड़ा बे एक शहर है 1 लाख से कम वाले में, नाम लिख लो सासवड़, सासवड़, सासवड़ बेटा आपका एक ये आपका शहर है 1 लाख से नीचे जनसंख्या में, ठीक है बेटा बे। वाराणसी जो है ना, वाराणसी, वाराणसी ये बेटा आपका फर्स्ट में, किसमें? गंगा किनारे, किनारे स्थित बेटा शहरों में, स्थित शहरों में ये फर्स्ट नंबर पे है। और बेटा अगर हम राज्यों की बात करते हैं, राज्यों की, स्टेट की, राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य बेटा आपका बे वह है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आपका सबसे स्वच्छ राज्य है। देखो राज्यों में महाराष्ट्र, शहरों में 1 लाख से ऊपर में इंदौर और सूरत, ठीक है, और 1 लाख से कम में सासवड़, कहां का है? महाराष्ट्र का शहर। और गंगा के बेटा स्थित जो किनारे हैं इनमें कौन सा? महाराष्ट्र आपका है, ठीक है। और फर्स्ट आपका किसमें? महाराष्ट्र, ये किसमें आपका पे? राज्यों में, ये आपका राज्य में। सबको बातें क्लियर हो रही है कि ये अलग अलग बेटा बे 4 श्रेणियों में बेटा आपका बे ये दिया गया है, 4 श्रेणी में आपका। पहला कौन सा आपका बे? पहला आपका शहर, आपका बे ये आपको देखो, ये आपका शहर है, शहर, ये भी आपको बेटा शहर ही है, ये आपका ये राज्य है, ये गंगा के किनारे स्थित शहरों में है। ठीक है बे, तो एक बात बेटा आप नोट करके लिख लो, बस नोट करके, यूसीसी बेटा आपका बे जो समान नागरिक संहिता है, इसे यूसीसी को बेटा एक बात लिख लो, इसे 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेटे से स्वीकृति प्रदान की थी। 11 मार्च 2024, 11 मार्च
2024 को बेटा इसमें पे राष्ट्रपति कौन थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेटा इसका पे से स्वीकृति प्रदान करी थी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? सिक्योरिटी का बे भाई इसका उद्देश्य क्या है? विवाह, तलाक, संपत्ति के आपके जो कानून होते हैं, ठीक है बेटा, सभी के लिए, आपका सभी धर्मों के लिए आपके एक समान होने चाहिए। ठीक है, हो गया है। तो बेटा ये आपका कंप्लीट हो चुका है कि आपका बे राष्ट्रीय करंट अफेयर। ठीक है, कल बेटा हम बात करेंगे इसमें आपका बे अंतरराष्ट्रीय पे हम बात करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। 5 सेगमेंट मैंने आपको बांट दिया है। ठीक है, और लगभग 4 लेक्चरों के अंदर में इसे आपका कंप्लीट कर दूंगा। क्लियर? आज ही तक, कल से आ गया।